नमस्कार दोस्तों, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 20 पर। यानी कि हम लोगों ने अब तक 1 से लेके 20 तक चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। 1 to 20 आज का लेक्चर होते ही 1 से 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जाके फर्स्ट से लेके 20 तक 19 तक अब तक के जो चैप्टर है पहले वो देख लीजिए, फिर 20 चैप्टर पे आप अपना आप आ जाएंगे। और इसके अलावा हमारी बीएनएस की सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है वो जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी अनाउंस हो जाएगी फिर हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। नए एक्ट पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। अब जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें सब में हमको पढ़ने पड़ेंगे न्यू लॉज। तो जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं देखना। बीएनएस देखिए, बीएनएसएस को देखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 20 के बारे में। 19 चैप्टर तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और आज जो चैप्टर 20 है उसके सेक्शंस आएंगे 261 से लेकर 273 तक। ठीक है, और ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी का होता है चैप्टर 19। और चैप्टर 19 में कौन कौन से सेक्शंस कवर करता है? 230 से 250 तक, 230 से 250 तक, 238 से 250 तक सेक्शंस को कवर करता है। किस बारे में बात करता है? ट्रायल के बारे में। अभी हम इससे पहले भी सेशन ट्रायल के बारे में पढ़ के आए हैं और आज जिसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे वारंट ट्रायल के बारे में। ठीक है, तो जब वारंट ट्रायल की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वारंट से कि भाई वारंट, तो हम जब डेफिनेशंस क्लॉज देखते हैं तो वहां पे हमको डिफाइन कर रखा है कि भाई वारंट मामले कौन से होते हैं, समन मामले कौन से होते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं डेफिनेशन क्लॉज में जाके कि आखिर वारंट क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में बताया गया है कि ट्रायल ऑफ अ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इस चैप्टर के अंदर। इसमें ना दो पार्ट कवर होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। यानी कि केस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब उस पर आधारित, और अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इस पे आधारित होते हैं। तो जब ये बात करता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले यानी कि केस इंस्टीट्यूशन अ पुलिस रिपोर्ट, तो 261 से 266 तक के जो सेक्शंस होता है वो कवर करता है। और इसको हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं किससे? सीआरपीसी से। ठीक है, नया एक्ट आ गया है लेकिन हम इसको सीआरपीसी को भूल नहीं सकते हैं क्योंकि सीआरपीसी ने हमारा बहुत लंबा साथ दिया है। बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। तो सेक्शन बोल रहा है 261। 261 कह रहा है बीएनएसएस का कि वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का होता है 238। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है सेक्शन 230 का अनुपालन, कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 230। और जब हम सीआरपीसी की बात करते थे ना तो इस 230 की जगह आ जाता था 207। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर इसमें क्या चीजें होती हैं। फिर आता है 262। 262 बीएनएसएस है, वही सेक्शन है जो है 239 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पे क्या किया जाता है? डिस्चार्ज किया जाता है, अभियुक्त का उन्मोचन किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, तो आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 262। ठीक है, फिर बात करेंगे 263। यहाँ पे हो जाएंगे चार्ज फ्रेम, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 263 बीएनएसएस वही सेक्शन है जो 240 है सीआरपीसी का। ठीक है, फिर 264 की बात करेंगे तो ये बोल रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यानी दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। 264 बीएनएसएस और 241 सीआरपीसी। फिर बात करते हैं 265 बीएनएसएस की, तो 242 सीआरपीसी ये बोलता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन के लिए साक्ष्य। 266 बात करता है, वही सेक्शन है जो 243 है सीआरपीसी का, प्रतिरक्षा का साक्ष्य, एविडेंस फॉर डिफेंस, यहाँ पे लिए जाएंगे डिफेंस के एविडेंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट बी क्या हो रहा है, क्योंकि पार्ट बी की इंडेक्स भी इसी के साथ तैयार की गई है। तो हम यहाँ पे इसको पहले पार्ट बी की इंडेक्स को भी देख लेते हैं। पार्ट बी क्या हो गया? पार्ट बी हो गया पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, यानी कि केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट।
तो 267 से 273 की बात करता है, 267 से 273 की बात करता है। तो 267 बोलता है अभियोजन का साक्ष्य यानी एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 268 बोलता है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, वो डिस्चार्ज की बात कर रहा है। पहले होते थे पुलिस रिपोर्ट पर आधारित, और यहाँ पे है पुलिस रिपोर्ट के अलावा यानी कि भिन्न यानी कि अदरवाइज। ठीक है। फिर 269 बोलता है प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, मतलब प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। ठीक है। फिर 270 की बात की जाती है। 270 बोलता है वही सेक्शन है जो 247 है सीआरपीसी का, यहाँ पे लिया जाता है प्रतिरक्षा का साक्ष्य यानी कि एविडेंस फॉर डिफेंस। और ये जो विचारण की समाप्ति लिखी गई है ना, विचारण की समाप्ति, इसको यहां तक क्लोज कर लो। ये जो विचारण की समाप्ति है ना, ये इन तीनों सेक्शन से कनेक्टेड है, 271, 272 और 273। तो 271 में तो क्या किया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है यानी कि निर्णय दिया जा रहा है किस बात पे, या तो दोष मुक्ति की या दोष सिद्धि की, या तो एक्विटल करेगा या कन्विक्ट करेगा। इसके बाद बोल रहा है 272, 272 बीएनएसएस बोलता है कि वही सेक्शन है जो 249 है सीआरपीसी का, यानी कि परिवादी की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। इसके बाद 273 आता है बीएनएसएस का, वो बोलता है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, यानी कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन की बात करता है 273। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करें जो कि है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहला वाला सेक्शन है 261 बीएनएसएस का, वही सेक्शन है जो कौन सा है, किसका सेक्शन है, उसका सीआरपीसी का। कौन सा, 238 आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ क्या होता है, 230 का अनुपालन अनुपालन होता है फॉलो, और 207 कहता है सीआरपीसी का अनुपालन। तो जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, लाइक कोई भी आरोप वारोप दर्ज हुआ, सब चीजें हो गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट को अगर सामने लाया जाता है, मजिस्ट्रेट देखेगा कि 230 बीएनएसएस और 207 सीआरपीसी का पालन हुआ या नहीं। क्या था 230 में, 230 हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें हमको ये बताया गया था कि अक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट पर या अन्य डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी वगैरह होती है ना, वो दी जाएगी। प्रतिलिपि वगैरह देने की बात हुई थी ना, हम लोगों ने पढ़ी थी, ये उसकी बात कर रहा है। तो इसका पालन हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, रिपोर्ट वगैरह की कॉपी दी गई या नहीं दी गई, ये चीजें देखी जाएगी। 262 बोलता है बीएनएसएस का, वही सेक्शन है जो 239 है, जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज की बात कर रहा है। तो अक्यूज जब सेक्शन 230 में डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी वॉपी दे देगा, तो उसके बाद 60 डेज के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डेट वगैरह, डे वगैरह जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर क्या होता है, अभियुक्त को सुनने के बाद उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा कारण लिखित करके, यानी कि उसको कारण लिखित में कारण लिख के, मतलब लिखित कारण देके, और फिर उसको सुनना, मतलब उसकी हियरिंग वगैरह होगी, सुनवाई वगैरह होगी, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आता है 263 बीएनएसएस, वही सेक्शन है जो 240 है, यानी कि आरोप विरचित करने की बात करिए, यहाँ पे किए जा रहे हैं चार्ज फ्रेम। ठीक है। तो यदि कोई दस्तावेज आदि पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई आरोप वगैरह बन रहा है, तो आरोप की पहली सुनवाई के 60 दिन के अंतर्गत आरोप फ्रेम कर दिया जाएगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चार्ज कितने दिन में फ्रेम किया जाएगा, तो 60 दिन के अंतर्गत फ्रेम किया जाएगा। अक्यूज को सारे आरोप वगैरह होंगे, चार्जेस वगैरह होंगे, वो उसको पढ़ के सुनाए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि भाई या तो तुम दोषी होने का अभिभाग करते हो तो वो बता दो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ आगे ट्रायल वगैरह चले तो तुम वो बता दो। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 264, 264 बोलता है दोषी होने का। अब वो बोलता है नहीं, मैं तो अपना दोषी होने का अभिभाग करता हूँ, मतलब करता हूँ, स्वीकार करता हूँ ऐसा करना। तो अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग करेगा, तो उसको लिखित किया जाएगा, मतलब जो भी अभियुक्त ने बोला है उसको लिखा जाएगा, और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, यानी कि कन्विक्ट कर दिया जाएगा उसको। फिर वो बोल रहा है अभियोजन के लिए साक्ष्य, नियत दिनांक पर अभियोजन के साक्ष्य वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, कैसे लिए जाएंगे, या तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन वगैरह से इनके साक्ष्य वगैरह को लिया जाएगा। 266 बोलता है फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य दिया जाएगा, एविडेंस ऑफ डिफेंस वगैरह दिए जाएंगे। तो जब अभियुक्त दोषमुक्त नहीं किया जाता, कन्विक्ट नहीं किया जाता, सॉरी एक्विटल नहीं किया जाता, दोषमुक्त नहीं किया जाता, तो अभियुक्त को कहा जाएगा कि वो क्या करे, डिफेंस स्टार्ट करे, प्रतिरक्षा आरंभ करे।
ठीक है, और साक्ष्य वगैरह जो भी है उसको पेश करे, अपने जो भी लिखित कथन वगैरह है वो मजिस्ट्रेट को दे। और यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा होने के बाद आवेदन करता है तो वो साक्षी को कहेगा कि वो हाजिर हो, डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करे, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कारण वगैरह लिखते हुए ऐसे आदेश वगैरह जारी कर देगा। पर आवेदन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि तंग करने वाला हो, उससे जस्टिस नहीं हो पाए। अगर ऐसा होगा तो वो आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा। और जितने भी फीस वगैरह होंगे, कोई भी व्यय वगैरह होंगे, उनको क्या कहेगा कि भाई न्यायालय जमा कराने की अपेक्षा करेगा कि भाई तुम कोर्ट में जो भी व्यय वगैरह हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुए हैं, कोई फीस वगैरह हुई है तो इनको कोर्ट में तुम जमा करा दो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे 266 के बाद आप सीधे आ गए 271 में, क्योंकि यहाँ पे निर्णय की बात की जा रही है। तो जब हम पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में तो निर्णय करेंगे ना, तो ये वो वाला सेक्शन है जो अलग से दे रखा है, लेकिन हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होएगी ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो उसको दोष मुक्त कर देगा, यानी कि उसको एक्विटल घोषित कर देगा। और फिर अगर अभियुक्त दोषी लगता है तो उसको दोषित करेगा, कन्विक्ट करेगा। और सेक्शन 364(401) की प्रोसीडिंग के अलावा अभियुक्त को सुनने के बाद उसको पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या बोलता है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए मामले, उनमें विचारण की बात की जा रही है। तो केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, तो ये जब बात करता है तो इसमें सबसे पहले वाला सेक्शन आता है 267। क्या बात करता है कि वही सेक्शन है जो 244 है, किसका, सीआरपीसी। तो अभियोजन के साक्ष्य की बात की जा रही है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है। तो इस भाग में क्या होता है, अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और कहता है मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने और साक्ष्य लेने को कहेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर, अभियोजन के आवेदन पर साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए कहेगा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे या कोई अन्य चीजें जो होगी उनको पेश करने के लिए कर सकता है। और इसके लिए क्या कहेगा, करेगा, वो समन जारी कर सकता है। समक्ष नहीं, समन है ये, ठीक है ना। समन जारी किया जा सकता है कि भाई तुम साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए और डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए उसको समन वगैरह जारी करने के लिए कह सकता है। अब आ जाइए 268। 268 कहता है बीएनएसएस का वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 245। अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, तो सेक्शन 267 में एविडेंस वगैरह लिए मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई कोई भी इसके खिलाफ मामला नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि जिसके आधार पर इसको आगे मामले को चलाया जाए, तो वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, फिर 269 आता है कि प्रक्रिया जब अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाएगा। अब उसको लगा कि वो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप जो होंगे वो लिखित रूप में रिटर्न में क्या करेगा, फ्रेम करेगा, और जो चार्ज अग्यूस्ट को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा, उससे पूछेगा कि भाई क्या तुम दोषी होना स्वीकार करते हो या तुम अपना डिफेंस चाहते हो। ठीक है, दोषी होने का अगर अभिभाग करेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको मतलब अभिभाग को लिखित कर लेगा और अभियुक्त को दोषित कर देगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता तो दोषित नहीं किया जाएगा, और मामले की अगली सुनवाई पर उसको अभियोजन के साक्ष्यों की प्रतिरक्षा वगैरह करना चाहता है या नहीं चाहता तो ये पूछा जाएगा। फिर साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा, दोबारा बुलाएंगे, और उनको प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बचे हुए साक्षी होंगे कुछ, तो उनका साक्ष्य वगैरह लेके फिर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। और अभियोजन के साक्ष्य लेने के बाद प्रतिरक्षा का साक्ष्य यानी कि डिफेंस के एविडेंस लिए जाएंगे। ठीक है, एक कहानी चल रही है, आप देख रहे हैं दोषित कर रहा है नहीं कर रहा, उन्मोचित कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर दोषित स्वीकार कर रहा है या फिर उसको क्या कह रहा है आगे कार्यवाही करवाना चाहता है, तो एक तरीके से कहानी जैसी चल रही है। अब देखिए 270 क्या कहता है, यहाँ पे लेंगे एविडेंस किसका, डिफेंस का एविडेंस। तो अभियुक्त अक्यूज अपनी प्रतिरक्षा डिफेंस से स्टार्ट करवा सकेगा। फिर 271 कहता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले इस वाले पॉइंट को पढ़ के आए थे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको दोष मुक्त कर देना चाहिए तो दोष मुक्त कर देगा, अगर उसको लगता है दोषित करना चाहिए तो दोषित कर देगा, कारण वारण लिख देगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आ जाइए 272। 272 भी एनएसएस कहता है वही सेक्शन है जो 249 है, किसका, सीआरपीसी का। तो परिवाद पर संस्थित कार्रवाई हो, मामले की सुनवाई पर अगर परिवादी यानी कि कंप्लेनेंट जो होता है वो उपस्थित नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो अपराध का लॉफुल तरीके से यानी कि विधिविरुद्ध तरीके से शमन किया जा सकता है, उसका कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड की जो प्रोविजंस थे वो हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, और अब हम इसमें सीआरपीसी में भी वगैरह में भी देखेंगे, बीएनएसएस वगैरह में भी देखेंगे। सीआरपीसी में भी देखते थे और बीएनएसएस वगैरह में भी देखेंगे आगे। तो फिर बोलता है संज्ञा अपराध के बारे में कि भाई संज्ञा अपराध अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ हो तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करने से पहले अपने विवेक से क्या करेगा, अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, अक्यूट को क्या करेगा, अक्यूज को क्या करेगा, उन्मोचित कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात है।
आईपीसी में इस तरीके से होते हैं कंपाउंड के ऑफिस जो प्रोविजंस कि आप देखते होंगे ना कौन कौन से अपराध क्षमनीय है, जमानतीय है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको आईपीसी से कनेक्ट कर देते थे। तो अब किससे कनेक्ट करेंगे, अब हम उसको बीएनएस से कनेक्ट करते हुए देखेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन है हमारा 273, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, मतलब कोई रीजनेबल कारण नहीं हो उसके बिना अभियोग यानी कि प्रोसिक्यूशन के लिए जो होता है उसके लिए प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन वगैरह की बात कर रहा है। तो जितनी रकम देने के लिए वो सशक्त है, मतलब मजिस्ट्रेट जितनी रकम देने के लिए सशक्त है, रकम का जुर्माना प्रतिकर देने का आदेश उसको दे सकेगा। और प्रतिकर देने में देरी करने पर, व्यतिक्रम करने पर 30 दिन से अनधिक अवधि का सादा कारावास होगा। यानी 30 दिन से अनधिक यानी कि 30 दिन तक का। ठीक है, 30 दिन तक का सादा कारावास हो सकेगा। और इस धारा के उपबंध जो होंगे समन और वारंट दोनों पर लागू होंगे, यानी कि समन प्रोविजंस और वारंट के जो प्रोविजंस होंगे उन पे दोनों पे ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे इस धारा के उपबंध। इस धारा का मतलब 273 के जो प्रोविजंस है वो समन और वारंट दोनों पे लागू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। क्या होता है जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर पेड होती है ना तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को नए एक्ट आराम से पढ़ने को मिल रहे हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं वो इसको आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को इससे जोड़िए, कनेक्ट कीजिए डी लॉ जंक्शन के साथ में। और आप भी जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की आपको क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे, हमारे डी लॉ क्लासेस करके चैनल है, डी लॉ क्लासेस, वहां से जुड़ सकते हैं। और आप वहां पे मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं, बरखा शर्मा के नाम से डीडो क्लासेस में आपको आईडी मिल जाएगी। आप वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरीके की आपको क्वेरी होती है तो। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी दे सकते हैं कि मैम आपके व्यूज हमको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।